हेलो हेलो हेलो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है नानक बाबा एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक? आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के पहले एक डिमांड है, एक शर्त है, वो ये है कि आप MIQs को देख लीजिए। किसको देख लीजिए सर? आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। आप MCQs को देख लीजिए, ठीक है। आप NCERT को देख लीजिए, ठीक है। आप पॉज एंड पॉन्डर को देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आप कब कर पाओगे? मुझे बताओ, ये सब चीज़ें आप कब कर पाओगे? ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। सो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि एग्जाम के पहले सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, हो जाएगा। सर MCQs कर लेते हैं, हो जाएगा। सर NCERT कर लेते हैं, हो जाएगा। सर पॉज एंड पॉन्डर करते हैं, हो जाएगा। नहीं होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपने अभी तक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस क्लास का कोई भी मतलब नहीं होगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज वेरी सिंपल। इफ यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर, अगर आप किसी सीढ़ी को चढ़ रहे हो तो क्या हम सीधा यहां पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते ना। हमें पहले फर्स्ट स्टेप लेना है, फिर हमें सेकेंड स्टेप लेना है, फिर हमें थर्ड स्टेप लेना है। तो सर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द NCERT, टू वॉच द लेक्चर्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमें ये सारी चीजें करनी है। समझ गए? चले अब सर MIQs को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। जी हाँ सर, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो द फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। पहले हम करेंगे सर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सब आना चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल है। Who coined the term cell after observing cork slices? सर कौन था? सर रॉबर्ट हुक थे। कौन थे सर आपके? रॉबर्ट हुक थे। तो सर रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया टर्म सेल इन कब? 1665। 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। Which organelle is responsible for detoxifying many poisons and drugs in the liver cell? सर इसका जवाब क्या होगा? The smooth endoplasmic reticulum। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सर? एक आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर सही जवाब क्या है सर? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था सर? कौन सी ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग? डिटॉक्सिफाइंग का क्या मतलब होता है? साफ करना। डिटॉक्सिफाइंग का क्या मतलब होता है सर? साफ करना। मैनी पॉइजन्स, जो भी पॉइजन्स है और ड्रग्स है लिवर सेल में, उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है सर? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स द डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। एक नंबर में आएगा, MCQ में आएगा, अच्छे से कर देना। नेक्स्ट अप सर, What is the name of the fluid content inside the plasma membrane? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर साइटोप्लाज्म होता है क्या? हाँ जी सर, साइटोप्लाज्म होता है। तो सर फ्लूइड कंटेंट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या है सर? ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूं सर? आपका साइटोप्लाज्म। क्या बोलता हूं सर मैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। Which plastic contain the pigment chlorophyll? सर क्लोरोप्लास्ट है क्या? सर क्रोमोप्लास्ट है क्या? कौन सा प्लास्ट है सर? एक बार देख लेते हैं। सर क्लोरोप्लास्ट है। क्या है सर? क्लोरोप्लास्ट है। तो आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। एक सेकंड सर, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? आपका क्लोरोफिल। क्या होता है सर? आपका क्लोरोफिल, जो आपका एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है सर? ये आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस, जिसको मैं कहता हूं सर फूड मेकिंग प्रोसेस। किसमें सर? आपका फूड मेकिंग प्रोसेस। ओके सर, मेकिंग सेंस? मजा आ रहा है? हाँ जी सर, मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अप सर, नेक्स्ट अप, ये 3-4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, What do we call the functional segment of DNA? DNA के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं सर? देख लेते हैं क्या कहते हैं सर। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। तो सर DNA के फंक्शनल सेगमेंट को, किसको सर? DNA के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं सर? हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आपका जीन्स कहते हैं। अब सर DNA क्या होता है? DNA जो सर थोड़ी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, कुछ आपके ऐसा डिजाइन होता है। एंड सर द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, सर द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ सर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्या? सर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्या? सर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ आपका क्रोमोसोम।
सर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, सर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम या फिर द स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं सर, क्रोमोजोम। तो सर डीएनए क्या है सर आपका, डीएनए आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है सर आपका, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये आपका एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है, जब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं सर आपका, क्रोमोजोम। क्या कहते हैं सर, क्रोमोजोम। कंफ्यूज मत होना डीएनए और क्रोमोजोम में। तो सर डीएनए क्या है आपका, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिंक्रोनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, तो सर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। और जब ये नॉन स्ट्रक्चर्ड रहता है, क्या रहता है सर, जब ये नॉन स्ट्रक्चर्ड रहता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। स्ट्रक्चर्ड को तो सर क्रोमोजोम कहते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड को क्या कहते हैं, आप भी तो कुछ बताओगे ना। चलो सर नेक्स्ट अप, सर वेरी शॉर्ट हो गए। अब सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑस्मोसिस, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। तो दो क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये एक जगह है और ये एक जगह है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे, आंसर आपको हर जगह मिल जाएगा। यहां पर ज्यादा पानी है, यहां पर ज्यादा पानी है, एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादा पानी है। यहां पर कम पानी है, यहां पर कम पानी है। तो ज्यादा पानी जब कम पानी वाली जगह पर जाएगा, कोई ऐसी जगह जहां पर ज्यादा पानी है और कोई ऐसी जगह जहां पर कम पानी है, तो जब ज्यादा पानी वाली जगह से पानी कम पानी वाली जगह में जाएगा, तो सर जब ज्यादा पानी कम पानी वाली जगह पे जाएगा, व्हेन वो मोर वाटर कंसेंट्रेशन विल गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज लेस वाटर कंसेंट्रेशन। कब तक, जब तक ये इक्वल ना हो जाए। कब तक सर, जब तक ये इक्वल ना हो जाए। उसको मैं क्या बोलूंगा सर, ऑस्मोसिस। क्या बोलूंगा सर मैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है सर, हाइयर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जब लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर में जाए, तो उसको मैंने क्या बोला सर, ऑस्मोसिस। मतलब जब ज्यादा पानी कम पानी वाली जगह पर जाए, कब तक, जब तक इक्वल ना हो जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा सर, ऑस्मोसिस। क्या बोलूंगा सर मैं, ऑस्मोसिस। क्लियर है, ओके सर क्लियर है। ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है सर, हाई वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है, टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। सो सर जब हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन, मतलब सर ज्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह पे जाए, उसको हम क्या बोलते हैं सर। देखो एक ऐसी जगह जहां पर कम ज्यादा पानी है और एक ऐसी जगह जहां पर कम पानी है, तो ये क्या हुआ सर आपका हाइयर कंसेंट्रेशन, ये क्या हुआ सर आपका लोअर कंसेंट्रेशन। तो जब हाइयर कंसेंट्रेशन से पानी लोअर कंसेंट्रेशन में जाए, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादा पानी है और वो पानी कहा जाए जहां पर कम पानी है, उसको क्या बोलेंगे सर, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे सर, ऑस्मोसिस। आसान भाषा में सर हाइयर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, मतलब सर ज्यादा पानी से हम ये वाला पानी कहा जा रहा है, कम पानी वाली जगह पे जा रहा है, ठीक है। Okay, while diffusion applies to solid, liquid and gases, osmosis specifically refer to the movement of water. तो सर osmosis is related to water and diffusion is related to सर आपका basically liquids भी हो सकते हैं, आपके सर solids भी हो सकते हैं। So sir that is the basic difference. ठीक है, clear है, समझ गए। Short answer question number 1, very simple sir. Okay. Next up, why are lysosomes called suicide bags of the cell? Very simple. Lysosome contains powerful digestive enzymes capable of breaking down organic material. सर क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी बात लिखी है। लाइसोसोम कंटेन करते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट, इसको ब्रेक डाउन करते हैं सर। पावरफुल, सर क्या है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है सर, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, क्लियर है। एंजाइम्स की स्पेलिंग क्या गलत तो नहीं हो रही, नहीं है सर, एंजाइम्स की बस सर यहाँ पे ये जी नहीं आएगा, ठीक है सर, यहाँ पे बस ये जी नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। एंजाइम्स, ओके, केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट इज केपेबल ऑफ व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाट सर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, ब्रेकिंग डाउन ऑफ आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है सर। ये दो स्टेप्स हो गए, क्लियर है। इफ अ सेल बिकम्स डैमेज और वॉर्न आउट, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द रिलीज एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्या लिखा है सर, अगर कोई सेल डैमेज हो जाए, मतलब अगर कोई सेल खराब हो जाए और वॉर्न आउट, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, में बर्स्ट,
लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब सर फट जाएंगे, एंड द रिलीज एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम रिलीज होगा वो अपने ही सेल को क्या कर लेगा सर, डाइजेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा सर, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज वाई दे आर टर्म्ड एज सुसाइड बैग्स। तो सर यही आपका पूरा आंसर है, एग्जाम में आएगा, लिखकर आ जाना। और अगर बस 2 ही पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने तो सर कौन से 2 पॉइंट्स हैं सर, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है पहली चीज, दूसरी चीज क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और अगर सर यहां पे क्या लिखा है, अगर लाइसोसोम्स आपके, अगर आपके जो सेल है वो डैमेज हो जाए, अगर सेल आपके डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम्स फट जाएंगे सर, बर्स्ट हो जाएंगे, और सर बर्स्ट होने के बाद वो एंजाइम्स को रिलीज करेंगे जो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो सर अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लिया, इसलिए सर हमने उनको सुसाइड बैग्स बोला। क्या बोला सर, सुसाइड बैग्स बोला, ठीक है सर। क्लियर है, सिंपल है, बहुत अच्छा है, हाँ जी सर बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सर एक में न्यूक्लियस होता है, एक में न्यूक्लियस नहीं होता, इतना तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब एक बार स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया लैक अ डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सर आपके प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ओके सर, देयर जेनेटिक मटेरियल इज इन न्यूक्लियोइड। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां है सर, आपका न्यूक्लियोइड में। कहां पे सर, आपका न्यूक्लियोइड में, ठीक है। Eukaryotic cells have a well-defined nucleus enclosed by a nuclear envelope and possess specialized organelles like mitochondria and plastids. सर क्या लिखा है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन से सेल है सर आपके, प्रोकैरियोटिक सेल है, lack a defined nuclear membrane। तो सर प्रोकैरियोटिक सेल, तो सर आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है सर, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है सर, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है सर, करेक्ट, समझ गए। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं है, ठीक है सर, और आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ठीक है सर, ओके सर, क्लियर है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज इन अ न्यूक्लियोइड, उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहां है सर, कहीं तो होगा ना सर, वो आपका न्यूक्लियोइड में है। कहां पे है सर, वो आपका न्यूक्लियोइड में है, ठीक है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नहीं है सर। इस बार सर ये वाली भी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है सर। जो यूकैरियोटिक सेल है हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब जो यूकैरियोटिक सेल है, कौन सा सेल है सर आपका, जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास एक वेल डिफाइंड, क्या है सर, यूकैरियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंस बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं दे रहा, नहीं है सर दिक्कत नहीं दे रहा। एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप एंड पोजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिस, और सर इसके पास आपके ऑर्गेनेलिस भी है। सर कैसे ऑर्गेनेलिस, सर ऑर्गेनेलिस सच एज आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। कैसे ऑर्गेनेलिस सर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो सर प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर हो गया, यूकैरियोटिक सेल क्लियर हो गया, बढ़िया सर, वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट अप सर, नेक्स्ट अप, what happens to a cell when placed in a hypertonic solution? In a hypertonic solution, the concentration of water outside the cell is lower than inside. Consequently, the water moves out of the cell by osmosis, causing the cell to shrink. In a plant cell, this leads to a phenomenon known as plasmolysis. ठीक है, क्लियर है, क्या लिखा है सर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो कंसेंट्रेशन है पानी का आउटसाइड द सेल इज लोअर, मतलब अंदर जो पानी है, जो अंदर वाटर है वो लेस है, और बाहर जो पानी है वो ज्यादा है, यही लिखा है सर, आउटसाइड द सेल इज लोअर। अच्छा सर, क्या मैंने उल्टा लिख दिया, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज लोअर देन द इनसाइड। मतलब सर बाहर जो पानी है, सर ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है सर, आपका वाटर है, तो यहां पे क्या लिखा है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज लोअर, मतलब सर बाहर पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा, ठीक है, एक बार फिर से बोलते सर, बाहर पानी का कंसेंट्रेशन कम है, अंदर पानी का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो अब क्या होगा सर, ऑस्मोसिस होगा, तो सर यहां पानी ज्यादा है और पानी कहां जाएगा, जहां पानी कम है।
तो एक बार फिर से थोड़ा सा देखो, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया तो आपको भी तो कंफ्यूजन हो सकता है। सर डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो क्या होगा सर, आपका ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। क्लियर है? जो पहले बोला उसको भूल जाओ, अभी जो बोल रहा हूं उसको दिमाग में रखो कि सर सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है। सेल के अंदर पानी ज्यादा है, बाहर पानी कम है, तो क्या होगा सर, ऑस्मोसिस होगा। जहां पर ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी कहा जाएगा सर जहां पर पानी कम होता है। कब तक? जब तक वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। सॉरी, कॉजिंग द सेल टू श्रिंक, तो इससे क्या होगा सर, अब पानी बाहर चले गया तो सेल श्रिंक हो जाएगा। मतलब सर श्रिंक का क्या मतलब है, अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा खो देगा, ठीक है। अब प्लांट सेल में हम इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम इसको प्लाज्मोलिसिस। बढ़िया सर, वेरी नाइस। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। 4 क्वेश्चंस हो गए, आई गेस एक और क्वेश्चन है। यस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गोल्गी apparatus? वेरी सिंपल, द गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। इट plays a key role in the formation of lysosomes and the synthesis of complex sugars from simple sugar within the cell। क्या इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? नहीं है सर, लेकिन फिर भी एक बार समझा देते क्या दिक्कत है। गोल्गी apparatus is involved in the process of storage, ये लिख लेना भाई, in the process of storage, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये एक ही साथ लिख लो सर, मॉडिफिकेशन, सर मॉडिफिकेशन एंड आपका पैकेजिंग, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। पैकेजिंग, ठीक है, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए सर, ठीक है सर। पैकेजिंग, ओके, ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिलियस, ठीक है। तो सर पैकेजिंग किसका हो रहा है सर, प्रोडक्ट्स का हो रहा है, ठीक है सर। किसका हो रहा है सर, आपके प्रोडक्ट्स का हो रहा है। इन व्हाट सर, इन आपका वेसिलियस, ठीक है। इट प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और सर इट प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट सर, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ आपका सर लाइसोसोम्स, ठीक है। क्लियर है? दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर, दिक्कत की बात नहीं है। एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर विद इन द सेल, ठीक है। ये वाली लाइन क्लियर है सर, कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर विद इन द सेल। तो सर काम क्या है आपके गोल्गी apparatus का? सर गोल्गी apparatus का बड़ा सिंपल सा काम है, स्टोरेज का काम है, मॉडिफिकेशन का काम है, पैकेजिंग का काम है, प्रोडक्ट्स इन आपके वेसिलस, एंड सर फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। और क्या हो रहा है सर, आपके लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सर? बढ़िया। तो क्या हमें वेरी शॉर्ट आंसर्स क्लियर है? वेरी शॉर्ट आंसर्स क्लियर है? क्या हमें शॉर्ट आंसर्स क्लियर है? हाँ जी सर, ये दोनों हमें क्लियर है। अब हमारे लॉन्ग आंसर पे किस पे आ रहे सर, अब हम लॉन्ग आंसर पे आ रहे। तो सर लॉन्ग आंसर में क्या होगा, देखो, जब भी आप अभी अपनी 9th क्लास में कोई भी एग्जाम लिखोगे और कोई 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा सर, 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें 5 डिटेल्ड बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। क्या करना है सर, 5 डिटेल्ड बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसको बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने होंगे। सो अगर आप बुलेट पॉइंट्स को लिखोगे हाईलाइट करके, तो जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होगी। एंड इफ द प्रेजेंटेशन इज गुड, द कंटेंट इज गुड, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स इन योर क्लास 9th का साइंस, ठीक है। ओके सर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, एक बार आप बता दो सर। पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहते हैं सर हम इसको, पावर हाउस ऑफ अ सेल, ठीक है सर। पावर हाउस ऑफ द सेल, सर पावर किसके फॉर्म में होती है सर, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सर कितना मजा आ रहा है सर, कितना मजा आ रहा है सर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या बात है सर। पावर सर किसके फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सर स्पेलिंग मत पूछना, आज आप बहुत गलत गलत स्पेलिंग्स लिख रहे हो, ठीक है, पर मैं सही भी कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे कोई बोलेगा अगर नहीं कि सर आपकी स्पेलिंग्स गलत हो रही है, देखो गलती करो पर गलती को सही भी कर लो, ठीक है। चलो बढ़िया। ओके नेक्स्ट अप, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा आ गया। नहीं देखो बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जाम में क्या करना है, ऐसे आंसर लिखो। अब सर लाल पेन लेके मत चले जाना, नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे हमने लिखा ब्लैक पेन से, और ये ब्लू पेन से लिख देना। अगर ब्लैक पेन नहीं ले जाने का मन है, कुछ मत करना, ब्लू पेन से लिखना, नीचे एक आप ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो सर बातें बहुत हो गई, आंसर पे आते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर एक डबल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी सर, एक डबल मेम्ब्रेन होगी। सर डबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है सर, एक बाउंड्री होती है बेसिकली। बना के दिखाओ सर, आज तो डायग्राम भी नहीं बन रहा आपसे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। एक बार बोल दो सर, एक बार फिर से बोल दो, बड़ी सिंपल सी बात है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, सर मान लेते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो सर आउटर मेम्ब्रेन पोरस है। सर पोरस का क्या मतलब होता है,
चीजें अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पोरस। सर जो इनर मेम्ब्रेन है, सर द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या सर आपकी डीपली फोल्डेड है। क्या है सर वो आपकी डीपली फोल्डेड है। भाई डीपली फोल्डेड का क्या मतलब होता है? अब मैं फोल्ड करके कैसे दिखाऊं यार किसी चीज को? फोल्डेड है मतलब, फोल्डेड का मतलब तो फोल्डेड ही होता है सर। हाँ जी सर बिल्कुल। सर क्रिस्टाई, क्रिस्टाई सर क्रिस्टाई का क्या मतलब होता है? द इनर फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टाई। तो जो इनर फोल्ड है, जो इनर फोल्ड है, जो इनर फोल्ड है उसको क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टाई। मतलब देयर मस्ट बी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन सर, क्रिस्टाई बोल सकते हैं, क्रिस्टाई। ओके। इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो सर इससे क्रिस्टाई क्या कर रहा है सर? सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है सर? सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। तो ये जो डीपली फोल्डेड है, क्या लिखा है सर? द इनर फोल्ड। जो इनर फोल्ड्स है, जो आपके इनर फोल्ड्स हैं उसको क्या बोलते हैं सर? हम लोग क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टाई बोलते हैं। ये क्या कर रहा है सर? इस सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। अगर सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है तो जो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है वो भी सर ज्यादा हो रहा है। यही तो लिखा है सर। तो मोर सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो सर एटीपी को जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शंस चाहिए ना, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो सर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एटीपी को जनरेट होने के लिए जो एनर्जी रहती है सर, एनर्जी रहती है उसको जनरेट करने के लिए क्या चाहिए सर? आपके केमिकल रिएक्शंस चाहिए। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो सर ज्यादा अच्छे से आपके केमिकल रिएक्शंस हो पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। एनर्जी प्रोडक्शन, अच्छा दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। सर ये तो आप बहुत बार बता चुके हो, मत बताओ, ये वाले पॉइंट को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे भाई? आपका लिखा है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद नहीं हो रहा? गाना गाओ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो सर चीजें याद हो जाएगी। जी हाँ सर याद हो जाएगी। सर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डबल बाउंड मेम्ब्रेन है सर, डबल मेम्ब्रेन है बेसिकली। आउटर मेम्ब्रेन क्या है सर? आउटर मेम्ब्रेन आपकी पोरस है, इनर मेम्ब्रेन सर आपकी डीपली फोल्डेड है। इसी के साथ साथ सर ये जो फोल्ड है इसको हमने क्या बोला सर? क्रिस्टाई बोला। इससे क्या हुआ सर? इससे एक चीज हो गई सर, सरफेस बढ़ गया तो एटीपी के लिए जो केमिकल रिएक्शंस है उनका लिए सर सरफेस बढ़ गया। उसके बाद सर एनर्जी प्रोडक्शन, सर इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड सर वो एटीपी का क्या फुल फॉर्म बताया था सर आपने? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बताया था सर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी, unlike most organelles mitochondria contain their own DNA and ribosomes। ठीक है सर, सिंपल है, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अपना खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम्स है, किसी और पर निर्भर नहीं है ये लोग। ठीक है सर। प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स इंडिपेंडेंटली। माइटोकॉन्ड्रिया से सीखो सर, वो सेल्फ एफिशिएंट भी है, उसी के साथ साथ वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, मतलब वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपना काम करने के लिए। ठीक है, ओके समझ गया सर, वेरी नाइस, ओके गुड वन। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स टाइप्स। तो सर वेरी सिंपल, जनरल स्ट्रक्चर क्या है? The ER is a large network of membrane-bound tubes and sheets that serve as a transport system for materials। तो सर ये एक नेटवर्क है। क्या है सर? आपकी पहली चीज, इट इज अ नेटवर्क। ये सर एक नेटवर्क है। अगर आपने 4th 5th क्लास में कंप्यूटर पढ़ा होगा तो एक नेटवर्क की जो इमेज हमारे दिमाग में है वो ये है सर, एक जगह से दूसरी जगह जोड़ा, दूसरी जगह से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो सर ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जोड़ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। बिल्कुल सही है सर, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो सर ये बेसिकली एक लार्ज नेटवर्क है। किसका सर? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। अब ट्यूब्स का मतलब तो पता है ना सर, कोई लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स, उसको मैंने क्या बोला सर? ट्यूब्स। क्या बोला सर? ट्यूब्स। ठीक है। एंड शीट्स, सर शीट्स भी है, दैट सर्व्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मटेरियल। तो सर ये जो नेटवर्क है ये सर आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सर ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका सर? आपके मटेरियल का। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है सर? आपके मटेरियल का। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आज तो मजा आ रहा है सर पढ़ने में। ठीक है,
Rough endoplasmic reticulum, sir, rough endoplasmic reticulum, it appears rough under a microscope because it has ribosomes attached to its surface. मैं इतनी बार बता चुका हूं वो रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है। और सर स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता। रफ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम नहीं है। बस बात खत्म, ठीक है। इट लैक्स राइबोसोम्स एंड इट्स प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड स्टेरॉइड्स। तो सर ये एक और काम कर रहा है। क्या कर रहा है सर? सर ये सिंथेसिस कर रहा है, मतलब सर ये बना रहा है किसको? सर आपके मॉलिक्यूल्स को एंड आपके स्टेरॉइड्स को। ठीक है सर, क्लियर है? ये वाला मैंने छोड़ा तो नहीं था? नहीं सर। अटैच टू इट्स सरफेस फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। तो सर इसलिए सर अटैच क्यों है? क्योंकि सर इसको प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्या करना है सर? आपका प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्या हमें चीजें क्लियर हो रही है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी पढ़ लोगे ये सब आंसर अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया, वेरी नाइस, ओके सर। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईआर आर यूज्ड टू बिल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सर कितनी अच्छी बात बोल दी सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है सर? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कुछ नहीं कर रहा है सर, वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है सर? वो आपके प्रोटीन्स को, अच्छा ठीक है, वो आपके प्रोटीन्स को और आपके लिपिड्स को क्या कर रहा है सर? प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है। द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईआर। तो सर ईआर क्या कर रहा है? प्रोटीन्स और लिपिड्स को सर आपका प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा सर, ठीक है सर, बढ़िया सर, बढ़िया, ठीक है सर, प्रोड्यूस कर रहा है और इससे क्या हो रहा है सर? सेल मेम्ब्रेन बन रही है। इससे क्या हो रहा है सर? सेल मेम्ब्रेन बन रही है। ठीक है, तो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया सर? उसने प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोड्यूस किया। अच्छा सर, ठीक है, इससे क्या हुआ सर? इससे आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी। क्या बनी सर? इससे आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी। तो सर सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है सर? सर सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है सर? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बात है सर, लॉन्ग आंसर्स तो अब हम ऐसे ऐसे सॉल्व कर ले। कैसे कैसे सॉल्व कर ले सर? ऐसे ऐसे सॉल्व कर ले। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में। द ईआर फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क एंड अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। तो सर न्यूक्लियस ही लिखा है ना? हाँ जी सर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका जिम्मा किसने उठाया सर? उसका जिम्मा उठाया है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। किसने सर? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। ठीक है, क्लियर है सर? हो गए सर, दो क्वेश्चन हो गए। अब सर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर प्लास्टिड्स? सर प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। ठीक है सर, समझा देंगे। ऑकरेंस, प्लास्टिड्स आर लार्ज ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ओके, ठीक है सर, प्लांट सेल है सर, प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स। क्या मेरी स्पेलिंग सही लिखी है? यस सर, स्पेलिंग सही लिखी है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब सर एक और फैक्टर जो हमें पढ़ना है सर, प्लास्टिड के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है सर, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड अपने राइबोसोम से। क्या है सर? आपके अपने राइबोसोम से। ठीक है, तो सर प्लास्टिड्स के पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सर अपनी एनर्जी है और उसके पास अपना राइबोसोम है, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम खुद कर लेगा। ठीक है सर, क्लोरोप्लास्ट, दीज कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। सर ये तो आप बहुत बार बता चुके हो सर, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में सर आपका क्लोरोफिल है सर, क्लोरोफिल में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिस कारण से आपको कोई प्लांट ग्रीन दिखता है और इसी के कारण सर फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत बढ़िया सर। सर क्रोमोप्लास्ट क्या होता है सर? क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन। तो जो आपको मान लो कोई फ्लावर है वो येलो दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि सर वहां पे क्रोमोप्लास्ट है। तो सर जो ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा क्या हुआ सर? आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या हुआ सर? आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या हुआ सर? आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ओके सर, मजा आ गया। दे आर डिस्टिंक्ट कलर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो सर अपने पॉलिनेटर्स को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है सर? ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है सर व्हाइट कलर्ड पिगमेंट। क्या होता है सर? आपका व्हाइट कलर्ड पिगमेंट, जिसका मतलब होता है सर नो कलर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है सर? आपका नो कलर। तो सर दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टोरिंग मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। सर स्टार्च, नॉट स्टार्क, इट्स नॉट स्टार्क, इट इज स्टार्च। ठीक है,
ल्यूकोप्लास्ट का क्या मतलब होता है सर? ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है दीज आर कलरलेस। कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सर आपके व्हाइट कलर रहते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे सर? कलरलेस। क्या बोलेंगे सर? कलरलेस। और इनका काम क्या रहता है सर? स्टोरिंग मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स। तो सर किसको स्टोर कर रहे हैं? सर स्टोर कर रहे हैं स्टार्च को, ऑयल्स को और आपके प्रोटीन ग्रैन्युल्स को। ठीक है सर, मजा आ गया। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, the internal layer of plastids consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma। ठीक है सर, क्लियर है? नॉट ट्रॉमा, इट्स ट्रॉमा। ठीक है, स्ट्रोमा। ओके, द इंटरनल लेयर, जो प्लास्टिड्स की इंटरनल लेयर होती है, क्या होती है सर? जो इंटरनल लेयर होती है वो न्यूमरस मेम्ब्रेन को, बहुत सारी मेम्ब्रेन को अपने अंदर एम्बेड करके रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं एक मटेरियल में, जिसको मैं क्या बोलता हूं सर? स्ट्रोमा। क्या कहता हूं सर? स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर है? क्या ये वाला आंसर भी क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 पॉइंट्स हैं, इसको और थोड़ा सा आप भी तो कुछ तो मेहनत करोगे ना। एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी खोलो, सेम क्वेश्चंस, नॉट माइट बी नॉट सेम क्वेश्चंस, क्योंकि ये एमआईक्यूज है जो मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? एनसीईआरटी में जाओ, टॉपिक सारे एनसीईआरटी के, थोड़ा सा और इन्वॉल्व करो अपने आप को पढ़ाई के प्रोसेस में। ठीक है, तो सर इसका और थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाओ और एग्जाम में फुल स्कोर करो। ठीक है, वाई 95% सर? 98% लाएंगे सर, 99% लाएंगे सर, किस्मत हुई तो 100% लाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, ओके, डिटेल द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है सर, वैक्यूल्स का क्या काम होता है देखते हैं सर। स्टोरेज सैक्स है, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट। तो सर पहली चीज है सर, आपका स्टोरेज कर रहा है। क्या कर रहा है सर? स्टोरेज कर रहा है। सर किस चीज का स्टोरेज कर रहा है? सर आपके सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का। किसका सर? आपके सॉलिड या फिर आपके लिक्विड कंटेंट का। सर सॉलिड या फिर आपके लिक्विड कंटेंट का। ठीक है सर, क्लियर है सर, बढ़िया। सर साइज डिफरेंस इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज। एक बार फिर से, आपके जो प्लांट सेल्स हैं, उसमें वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज। लिख लो सर, लिख लो सर, लिख लो सर। आपके जो प्लांट सेल है, उसमें जो वैक्यूल्स हैं, क्या है सर? आपके जो वैक्यूल्स हैं वो बड़े लार्ज है। क्या है सर? वो आपके बड़े लार्ज है। ठीक है, ऑक्यूपाइंग 50 to 90% ऑफ द सेल वैल्यू, सर सेल वॉल्यूम, whereas in animal cells they are small and temporary। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है सर, प्लांट सेल में आपका जो वैक्यूल है वो लार्ज है सर, 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करके बैठा है। सर एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और सर टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं सर? क्या होते हैं? हाँ, वेरी गुड, टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं सर? आपके एनिमल सेल में ये आपके स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। स्मॉल होते हैं एंड सर आपके टेम्पोररी होते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? मजा आ रहा है सर? ग्रेट क्लास, अमेजिंग क्लास, वेरी नाइस सर। Turgidity and rigidity in plant cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and mechanical strength to the cell। तो भाई ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, किसमें सर? आपके प्लांट्स में। किसमें सर? आपके प्लांट्स में। ठीक है, वेरी गुड सर। टर्जिड एंड रिजिड मतलब बिल्कुल फौजी की तरह खड़ा हुआ है, रिजिड है, बिल्कुल रिजिड। ठीक है, ओके। सब्सटेंस स्टोरेज, मेनी सब्सटेंस इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ सच एज अमीनो एसिड्स, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, शुगर्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो जैसे मैंने बोला वैक्यूल्स का काम क्या है सर? स्टोर करना। तो सर और कौन कौन सी चीजों को स्टोर कर सकता है? सर आपके अमीनो एसिड्स को कर लेगा, सर आपके शुगर्स को कर लेगा, सर शक्कर, ये वो वाली शक्कर नहीं होती, थोड़ी अलग अलग प्रकार की भी शक्कर होती है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आपके वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स ये कहां पे स्टोर होते हैं सर? आपके वैक्यूल में स्टोर होते हैं। ठीक है, वेस्ट एक्सपल्शन, गलत प्रोनाउंस मत करना। In some unicellular organisms like amoeba, specialized vacuoles play important role in expelling excess water and waste। तो सर इसका काम क्या होता है? ज्यादा पानी आ गया तो उसको एक्सपील कर देगा, मतलब थ्रो आउट कर देगा। एंड सर आपका वेस्ट, अगर वेस्ट आ गया तो उसको भी थ्रो आउट कर देगा। जैसे हमारी बॉडी है वो वेस्ट को क्या करती है? थ्रो आउट ही करती है ना। एक्सेस वाटर, सर पसीना क्या होता है? व्हाट इज स्वेट? व्हाट इज स्वेट? अभी फॉर एग्जाम्पल गर्मी का समय चल रहा है, तो व्हाट इज स्वेट क्या है सर? व्हाट इज पसीना? व्हाट इज स्वेट? मुझे बताओ सर, वो क्या एक बॉडी का वेस्ट है? आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो सर सब्सटेंस स्टोरेज करेगा और सर आपके वेस्ट एक्सपल्शन करेगा, मतलब सर वेस्ट को बाहर फेंक देगा, वेस्ट को बाहर फेंक देगा। जब घर में कभी कभी बहुत ज्यादा कूड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही फेंक देते हैं क्या?
हम फेंकते तो है, लेकिन कहां पे फेंकते सर? हम डस्टबिन में फेंकते हैं। कहां पे फेंकते सर? हम लोग जो वो कूड़े वाली गाड़ी आती है हम उसमें फेंकते हैं, ठीक है। तो सर एक लेसन आज की क्लास से लेकर जाओ, कूड़े को कभी भी सड़क पे मत फेंकना। कहां पे फेंकना सर? डस्टबिन में फेंकना, ठीक है सर, वेरी गुड, डस्टबिन में फेंकना। लाइफ लेसन्स, लाइफ लेसन्स, लाइफ लेसन्स। एक्सप्लेन द फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर वेरी सिंपल, कंपोजिशन क्या है सर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सर ये किसका बना है सर? ये आपके लिपिड्स का बना है। किसका बना है सर? आपके लिपिड्स का बना है एंड आपके प्रोटीन्स का बना है। सर हमने पढ़ा था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में कोई हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है सर? अभी तो पढ़ा था, कमेंट्स में बता देना, ठीक है सर। फ्लेक्सिबिलिटी, द मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। जो मेम्ब्रेन है वो क्या है सर? आपकी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है सर? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एंड नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, मतलब थोड़ा सा डांस वांस हो जाता है वहां पे, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर अलाउइंग द सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल, ठीक है। तो सर फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा आपका सॉलिड नहीं है, जिस कारण से वो फूड वुड इंटेक कर सकता है, ठीक है सर। सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं भाई। देखो सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो भाई कुछ चीजें अंदर आ सकती है, कुछ लोग हमारे घर में आमंत्रित है, आ सकते हो, लेकिन कुछ चीजों को ब्लॉक कर देती है। तो सर सम आर अलाउड, सर कुछ लोग आपके अलाउड है लेकिन कुछ लोग आपके ब्लॉक्ड है। ये मतलब होता है सर आपके सिलेक्टिवली परमिएबल का, ठीक है सर। और अगर यहां पर सिलेक्टिवली ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता परमिएबल, तो सर हम शायद ही अनुमान लगा सकते थे कि जितने लोग आ रहे हैं, दरवाजा खुला है, घर में आ जाओ, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन यहां सर सिलेक्टिवली परमिएबल लिखा है, मतलब सर कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं। रुक जाओ, मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ये काम किसका है सर? ये काम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। ओके सर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट रिक्वायरिंग एनर्जी। तो सर बिना एनर्जी के यहां पर ऑस्मोसिस भी हो सकता है एंड सर आपका डिफ्यूजन भी हो सकता है। ऑस्मोसिस पढ़ा चुका हूं, डिफ्यूजन पढ़ा चुका हूं, ओके। ऑस्मोसिस पढ़ा चुका हूं, डिफ्यूजन पढ़ा चुका हूं, ठीक है सर। प्रोटेक्शन, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये एक बाउंड्री है ना, तो ये तो देखो आपका एक थोड़ा सा जीके का सवाल हो गया सर। बाउंड्री है, हमारे घर के बाहर जो दीवार है, हम कहते हैं वो हमारे घर की बाउंड्री है, तो क्यों बनाई बाउंड्री? प्रोटेक्शन के लिए ना, कि रात रात को चोर ना आ जाए। उसी हिसाब से ये एक प्रोटेक्शन है, ये हमें बाहर के एनवायरमेंट से बचाता है। तो सर अ डेफिनेट शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो सर बाहर के एनवायरमेंट से इंटरनल वाली चीजों को क्या करता है सर? बचाता है। क्या करता है सर? बचाता है, ठीक है सर, क्लियर है सर, बढ़िया, ठीक है। हो गए सर? अरे वाह सर, हो गए, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, और क्या हुआ सर? लॉन्ग हो गया, ठीक है। ये तीनों हो गए, तीनों काफी अच्छे लेवल के थे, लेकिन खुद से भी एनसीईआरटी में जाके चीजों को देखना, ओके। द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अरे पहले मैं बता तो दूं क्या करवा रहा हूं, देखो असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं? पहले असर्शन को पढ़ो, फिर रीजन को पढ़ो। पहली चीज तुम्हें ये करनी, पहले तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है? देखो क्या ये दोनों सही है, पहली चीज ये देखनी है, ठीक है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ओके। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है सर? थर्ड स्टेप है क्या रीजन और असर्शन में कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब क्या रीजन सही में रीजन है? मतलब ये जो लिखा, तो अगर मैंने इसके बाद लिखा बिकॉज, तो क्या बिकॉज के बाद सेंस बन रहा है? मैंने क्या लिखा सर? मैंने लिखा मान लो बिकॉज, तो क्या बिकॉज के बाद सेंस बन रहा है? एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। The cell wall is a non-living part of the cell because it is primarily composed of cellulose which provides structural strength. ठीक है सर, माइट भी थोड़ा सा सेंस बन रहा है, लेकिन सर हमें क्या करना है? पहले असर्शन को पढ़ना है, हमें सर रीजन को पढ़ना है, फिर हमें देखना है क्या रीजन सही में असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्या इसमें सपोर्ट कर रहा है? जी हां सर। तो सर ए भी सही है, आर भी सही है, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सर कैसे? द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग पार्ट है, करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। और सर वो किसकी बनी है सर? वो आपके सेल्यूलोज की बनी। किसकी बनी है सर? वो आपके सेल्यूलोज की बनी है, जो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है सर, दोनों सही है और दोनों मिल भी रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों सही तो है पर दोनों मिल ही नहीं रहे, तो इसका क्या मतलब होगा सर? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? लेकिन सर इसमें सही जवाब क्या है सर? ए। देखो कितना सुंदर टिक मार्क बना है, तुम बना पाओगे ऐसा टिक मार्क? हाँ जी सर, आपसे बहुत अच्छा बना लेंगे टिक मार्क। ठीक है, बढ़िया।
माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्या दोनों सही है? मेरे हिसाब से सर दोनों सही है। तो सर ये भी सर असर्शन सही है सर, रीजन भी सही है। तो सर बोथ ए एंड आर आर ट्रू। सर ये दोनों आपके सही है, दोनों करेक्ट है, सही है सर, सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, बिल्कुल सर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज है। ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? ऑटोनोमस का मतलब खुद से चल रही है। ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सर ये भी सही है। अब जब मैंने सेमी ऑटोनोमस बोला तो सर सेमी ऑटोनोमस का यही तो मतलब हुआ कि उनके पास उनका खुद का डीएनए है और उनका खुद का राइबोसोम है। ठीक है, तो सर ए और आर सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन और रीजन एक बार देखते हैं सर। रेड ब्लड सेल्स श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्टी सॉल्यूशन। ठीक है सर, रीजन क्या है? सेलाइन सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक रिलेटिव टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। सर मेरे हिसाब से ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या मैं सही हूं? जी हाँ सर, बिल्कुल सही हूं। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए हमें सर लेक्चर्स देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर वो मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। ठीक है, क्लियर है सर? मतलब ए इज ट्रू, ए सही लिखा है। क्या लिखा है सर? जो आरबीसीज है वो श्रिंक कर जाते हैं जब हमने उसको सॉल्टी सॉल्यूशन में रखा। ठीक है, और सेलाइन सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक रिलेटिव टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। मैं जानता हूं अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर पढ़ा होगा तो समझ रहा होगा। तो सर ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है? जी हां सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है सर, राइबोसोम को क्या बोलते हैं सर? प्रोटीन फैक्ट्री। मेरे हिसाब से तो ठीक है सर, ठीक है। दे आर द साइट्स वेयर अमीनो एसिड्स आर असेंबल्ड इनटू प्रोटीन्स। क्या है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ए ही होना था। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ए और बी के बीच में ही आपको थोड़ा सा बेसिकली आपका जवाब आएगा, लेकिन हमें सर लॉजिकली जाना है, हमें सर कॉन्सेप्ट्स के साथ जाना है। ठीक है, तो सर असर्शन क्या है? राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं सर? प्रोटीन फैक्ट्रीज। बिल्कुल सर, प्रोटीन बन रहा है इसलिए तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला। सर रीजन क्या है? दे आर द साइट्स, मतलब वो साइट्स है जहां पर अमीनो एसिड्स असेंबल्ड होते हैं। किसमें सर? आपके प्रोटीन्स में, मतलब अमीनो एसिड आपका बन रहा है सर आपके प्रोटीन में। तो सर ए भी सही है। जी हां सर, बिल्कुल सही है सर। रीजन भी सही है, बिल्कुल सही है। तो सर दोनों सही तो है, मतलब ए एंड आर आर ट्रू। सर बोथ ए एंड आर आर ट्रू। और जो आर है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने बोला सर प्रोटीन फैक्ट्री है तो हां जी अमीनो एसिड को प्रोटीन में क्या कर रहा है सर? चेंज कर रहा है, मतलब रीजन भी सही है, रीजन भी सही है। तो सर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अच्छा, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। क्या ये सही है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन द टीचर आल्सो गेट कंफ्यूज्ड। सर प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। सर यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए था, तब हमारा ए सही होता। तो जब सर ए ही गलत हो गया, जब ए ही गलत हो गया तो सर बोथ ए एंड आर तो सही नहीं हो सकते। सर बोथ ए एंड आर तो सही नहीं हो सकते। सर ए तो सही नहीं हो सकता, तो सर सही क्या होगा? ए इज फॉल्स, लेकिन सर आर आपका ट्रू है। तो सर दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, लेकिन सर वो लैक किसको कर रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज को। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट अप सर एक केस बेस्ड स्टडी है, बहुत अच्छा है। हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में भी पढ़ा था, एक बार पढ़ लेते हैं। A student observes two slides under a microscope. Slide A contains cell from an onion peel. ठीक है, तो सर स्लाइड A में क्या है सर? ओनियन पील। क्या है सर आपका? ओनियन पील। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विथ अ रेगुलर रेक्टेंगुलर शेप एंड अ थिक आउटर बॉर्डर। ठीक है, स्लाइड बी कंटेन्स ह्यूमन चीक सेल्स विथ इरेगुलर शेप। ठीक है सर, स्लाइड बी में क्या है सर? चीक सेल्स। क्या है सर आपके? चीक सेल्स। ओके सर, क्लियर है। एंड अ थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। When the student adds a drop of salty water to slide A, अब क्या किया सर? एक salty water का ड्रॉप डाल दिया सर। salty water का क्या डाल दिया सर? एक ड्रॉप डाल दिया। ठीक है, salty water का सर आपका ड्रॉप डाल दिया आपकी स्लाइड ए में। The inner content of the cell began to shrink away from the outer border. सर shrink क्यों होगा? सर shrink इसलिए होगा क्योंकि सर आपका
ऑस्मोसिस होगा। सर क्या होगा आपका? ऑस्मोसिस होगा, मतलब सर जो वाटर है वो एक जगह से आपकी दूसरी जगह पर जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। आसान है सर? हाँ जी सर बिल्कुल आसान है। आप क्वेश्चंस को देखते हैं। आइडेंटिफाई द थिक आउटर बॉर्डर इन स्लाइड 8 एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन। सर कौन सी बॉर्डर है? सर सेल वॉल है। कहां है सर? आपकी सेल वॉल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सर सेल वॉल कहां पर होगी? आपके प्लांट सेल में होगी। किस में होगी सर? आपकी प्लांट सेल में होगी, क्योंकि जो प्लांट है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको एनवायरमेंटल कंडीशन से लड़ना है, उसको क्लाइमेटिक कंडीशन से भी लड़ना है। तो सर इसलिए द वॉल हैज टू बी देयर। सेल वॉल एक बाउंड्री है, एक बेसिकली आपका एक प्रोटेक्शन है, जिस प्रोटेक्शन से क्या हो रहा है सर? रिजिडिटी बनी हुई है। वी ह्यूमन बीइंग्स वी कैन मूव। अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ा तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं जा सकते। तो सर सेल वॉल क्या कर रहा है सर? प्रोटेक्शन कर रहा है। और सर प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या कर रहा है सर? रिजिडिटी को मेंटेन करके रखा है। किसको मेंटेन करके रखा है सर? आपकी रिजिडिटी को मेंटेन करके रखा है। ठीक है सर, क्लियर है? बिल्कुल सर। सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सर सेल वॉल बना किससे? सर सेल्यूलोज से बना है। ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो जो मैंने बोला स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक रिजिडिटी प्रोवाइड करके देता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब है जहां खड़ा है वही खड़ा रहेगा, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है। उसी के साथ साथ सर आपका प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। मैं विद्रोही तो नहीं बन रहा हूं, माफ करना। ठीक है, चलो सर बढ़िया। सर वाई डू द सेल इन स्लाइड बी हैव एन इरेगुलर शेप कंपेयर टू स्लाइड ए? सर बहुत सिंपल सी बात है, चीक सेल्स लैक अ रिजिड सेल वॉल। तो भाई मैंने क्या बोला? अगर सेल वॉल है, अगर सेल वॉल है तो सर एक रिजिडिटी है, एक रिजिडिटी है। मतलब सर आप ऐसे स्ट्रांगली खड़े हुए हो, मतलब सर एक रिजिडिटी है। लेकिन अगर सेल वॉल नहीं है तो सर आपकी वो रिजिडिटी नहीं है। लेकिन सर रिजिडिटी नहीं है तो सर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है। रिजिडिटी नहीं है तो सर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो सर रिजिडिटी नहीं है लेकिन सर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो है। बिल्कुल सर, क्लियर है। ठीक है। दे आर एनक्लोज्ड ओनली बाय अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सर सेल वॉल नहीं होती है, क्या होती है सर? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज एनिमल सेल्स टू चेंज शेप एंड बी मोर फ्लूइड देन प्लांट सेल्स। तो सर इससे एनिमल्स क्या कर पा रहे भाई? आपके जो एनिमल्स है, कहा गए सर? एनिमल सेल्स क्या कर पा रहे सर? अपने शेप को चेंज कर पा रहे। तो सेल वॉल है तो रिजिडिटी है, सेल वॉल नहीं है तो रिजिडिटी नहीं है सर, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस कारण से एनिमल सेल्स अपने शेप को, साइज को क्या कर पा रहे सर? चेंज कर पा रहे। ठीक है। ओके सर, क्लियर, वेरी नाइस। What is the technical name for the shrinking process? अच्छा सर, टेक्निकल नेम क्या आपने बताया था? हाँ जी सर मैंने बताया तो था सर, प्लाज्मोलिसिस। ऑस्मोसिस नहीं होगा सर, प्लाज्मोलिसिस होगा टेक्निकल नेम। हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड आपका प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। तो सर प्लाज्मोलिसिस विच ऑकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल कॉजिंग द लिविंग प्रोटोप्लास्ट पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है सर। तो इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला सर? आपका प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला सर मैंने इसको? प्लाज्मोलिसिस। सर मतलब विच ऑकर्स व्हेन अ सेल वॉल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक। कब? जब आपका सेल कहां पर प्लेस है सर? आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। कहां पे सर? आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है। हमने सर यही तो पढ़ा था कि सर यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है, तो सर यहां से पानी यहां जाएगा, मतलब कम पानी कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा पानी है। सर इस कारण से ये श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? श्रिंक हो जाएगा। हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ऑस्मोसिस का रोल बहुत ज्यादा है। और एक चीज दिमाग में बिठाना, अगर पानी है, फॉर एग्जांपल किसी सेल में पानी ज्यादा है और वो पानी बाहर जाएगा, तो इससे क्या होगा सर? क्या होगा? इससे एक चीज होगी, ये जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा सर? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल कॉजिंग द लिविंग प्रोटोप्लास्ट टू पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, क्लियर है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। If the student added distilled water to slide B, what would happen? Sir, the cheek cells would undergo एंडोस्मोसिस। सर एंडोस्मोसिस का क्या मतलब होता है? कॉजिंग देम टू स्वेल अप सिग्निफिकेंटली। तो सर अगर 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 आपकी स्लाइड बी में
कहां पे सर? अगर आपकी जो स्लाइड बी है सर, स्लाइड बी में अगर डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया सर? आपका डिस्टिल्ड वाटर, तो सर हमें याद रखना है क्या होगा सर? आपकी स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है सर। श्रिंकिंग का क्या मतलब होता है? मतलब इन लेमैन भाषा थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया। स्वेल का मतलब सर थोड़ा सा पार्ट उसका मोटा हो गया। ठीक है, बिकॉज दे लैक अ सेल वॉल टू रेजिस्ट द प्रेशर। तो सर सेल वॉल नहीं है तो वो प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, मतलब प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, द सेल वुड इवेंचुअली बर्स्ट। तो सर जो आपका सेल्स है वो इवेंचुअली बर्स्ट कर जाएंगे। और सर हमने क्या पढ़ा? एंडोस्मोसिस का क्या मतलब होता है? स्वेलअप हो जाएगा। तो सर सेल वॉल नहीं थी तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए और आपके जो सेल्स है वो क्या कर जाएंगे सर? बर्स्ट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे सर? बर्स्ट कर जाएंगे। ठीक है, वो गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। Which organelle not mentioned in the case acts as a control center? सर कंट्रोल सेंटर आपका एक ही होता है। कौन सा होता है सर? आपका न्यूक्लियस। तो कभी भी अगर कंट्रोल सेंटर की बात आए तो हमें क्या बोलना है सर? न्यूक्लियस। क्या बोलना है सर? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, acts as a control center by directing all chemical activities of the cell. It also contains the genetic material DNA required for cell growth. तो सर DNA क्लियर है? डीएनए इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होता है सर? आपका क्रोमोसोम होता है। क्या होता है सर? आपका क्रोमोसोम होता है। और अगर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है तो सर वो क्या होता है सर? आपका क्रोमैटिन होता है। अगर मैं सही हूं तो ऐसा कर देना, अगर मैं गलत हूं तो ऐसा कर देना। ठीक है, ऐसा मत करना प्लीज, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। ओके, अब सर क्विक कंपैरिजन, प्लांट सेल, एनिमल सेल। स्लाइड है, स्लाइड भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपनी सुंदर सी नोटबुक में इसको बना लेना। आउटर लेयर सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में सिर्फ आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। शेप प्लांट सेल का फिक्स्ड और रेक्टेंगुलर है, क्योंकि आपकी सेल वॉल है तो फिक्स्ड शेप है और रेक्टेंगुलर है। ठीक है सर, एनिमल सेल में इररेगुलर है या फिर आपका सर्कुलर है, मतलब वो आपका मूवमेंट कर पा रहा है। वैक्यूल्स, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। ठीक है सर, वैक्यूल का काम क्या है सर? स्टोर करने का। क्या काम है सर? स्टोर करने का। ठीक है, यहां पर मेनी स्मॉल एंड टाइनी वैक्यूल्स। प्लास्टिड सर यहां पे प्रेजेंट है एंड सर आपके यहां पे एब्सेंट है। सर प्लास्टिड्स का क्या मतलब होता है सर? आपके एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर आपका क्लोरोफिल होता है जो आपका एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए आपको जो प्लांट है वो ग्रीन दिखता है। उसके बाद हमने सर एक क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा, हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा। अब तीनों का डिफरेंशिएशन कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ओके सर, वेरी गुड। डायग्राम अच्छा लगा सर? डायग्राम नहीं है, इसे हम टेबल कहते हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, ओके ओके। Why is the inner membrane of this organelle deeply folded into cristae? So the fold increase the surface area available for, सर ये तो हमने अभी पढ़ा था। सर ये क्या है? सर ये क्या है? ये क्या है? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? सर इसका मतलब सर इसमें से डीएनए भी है, इसमें सर आपका राइबोसोम भी है, सर आपका एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, सर मैट्रिक्स भी है, सर आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, सर आपका क्रिस्टाई भी है, सर आपका क्रिस्टाई भी है। सर पर ये है क्या? सर ये है क्या, मुझे बताओगे? द फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन हो कहां पे रहा है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। सर कहां? सर डीएनए, सर डीएनए कहां से आ गया? सर माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस में सर आपका एटीपी बन रहा है और सर हमने क्रिस्टाई पढ़ा था जिससे सर सरफेस एरिया आपका बढ़ गया था। सरफेस एरिया बढ़ गया था तो सर उससे क्या हुआ था? उससे सर जो केमिकल रिएक्शंस है उसने सर आपके एटीपी को जनरेट किया था। एटीपी मतलब सर आपकी एनर्जी है। ये रहा सर आपका डायग्राम, ये रहा सर आपका डायग्राम, ये रहे सर आपके क्रिस्टाई। क्या हो गया सर? ये आपके क्रिस्टाई है। सर क्रिस्टाई ने बेसिकली क्या किया सर? बेसिकली आपका जो सरफेस एरिया है सर, अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ गया तो सर एटीपी के लिए, सर एटीपी के लिए आपके जो केमिकल रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसका भी सरफेस बढ़ जाएगा तो चीजें बढ़िया तरीके से स्मूथली हो जाएगी। दिस इज अ ग्रेट डायग्राम, एक बार दिमाग में बिठा लो। सर ये मैट्रिक्स है, सर ये सर ये क्या है? सर ये आपके एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल्स हैं। सर ये आपका डीएनए, यस सर ये आपका डीएनए है। सर आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को सर मैंने डीएनए बोला। ये सर आपके ग्रैन्यूल्स हैं। सर ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, सर ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सर आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है सर, और ये आपके क्रिस्टाई है। सर क्रिस्टाई का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वेरी सिंपल सर, वेरी करेक्ट, यस सर। ओके,
आइडेंटिफाई एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड परफॉर्मिंग। तो देखो प्लांट सेल का एक डायग्राम है, हमें क्या करना है सर, उसमें एक सेल वॉल को हमें मेंशन करना है, क्लोरोप्लास्ट को करना है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को करना है। सर डायग्राम कहा गया, ये रहा सर आपका डायग्राम। तो सर ये एक एनिमल सेल है और ये आपका सर प्लांट सेल है। तो सर प्लांट सेल में हमें क्या क्या मेंशन करना है सर, एक आपका सेल वॉल है सर, सेल वॉल से आपकी रिजिडिटी बनती है, क्या बनती है सर, आपकी रिजिडिटी बनती है और आपको डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से आप बचते हो, ठीक है। सर क्लोरोप्लास्ट है, सर आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। सर आपका एक न्यूक्लियस है, सर आपका एक न्यूक्लियस है। सर न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है सर, प्रॉपर फंक्शनिंग करवाता है सर वो सेल से। सर आपका साइटोप्लाज्म है, सर साइटोप्लाज्म क्या होता है सर, आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है सर, आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सर आपका एक परमानेंट वैक्यूल है, सर ये वैक्यूल क्यों है सर, आपके स्टोरेज के लिए है, ठीक है सर, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आपका क्लोरोप्लास्ट है और आपका सर टोनोप्लास्ट है, क्या है सर, आपका क्लोरोप्लास्ट है, आंसर आपका टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो सर अब जो सेल वॉल है वो रिजिड है, पता कर लिया सर। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर, क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन प्लास्टिड्स है जो आपके क्लोरोफिल को कंटेन कर रहे हैं। एक बार फिर से सर क्लोरोप्लास्ट, सर क्लोरोप्लास्ट कहा गया सर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है सर आपका, सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है सर, आपका क्लोरोफिल है, क्या है सर, आपका क्लोरोफिल है जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसी के साथ साथ सर हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट के बाद हमने ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, ठीक है सर। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जैसे आपका येलो कलर है, मतलब अदर देन ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट क्या है सर, आपका कलरलेस या फिर सर व्हाइट कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा सर आपका एक प्लांट सेल, ठीक है। हमें क्या क्या मेंशन करना था सर, हमें मेंशन करना था आपकी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सो फिल्ड विद सेल सैप, इट पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल टू मेंटेन टर्जर प्रेशर कीपिंग द प्लांट अपराइट। तो सर ये इसको क्या कर रहा है सर, अपराइट रख रहा है, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नहीं है सर कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टोरेज भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत बात नहीं, ठीक है सर। एनिमल सेल, एनिमल सेल आपका ये रहा, एक बार मैं पूरा क्लीन कर देता हूं। एनिमल सेल अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अभी इस वाले डायग्राम को भूल जाओ, अभी बस प्लांट सेल के बारे में अच्छे से देख लो कि सर क्या क्या है। सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, परमानेंट वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, एंड सर आपका टोनोप्लास्ट है, क्या है सर, आपका टोनोप्लास्ट है, ठीक है। सिंपल सी बात है सर। ये दो बार क्लोरोप्लास्ट कैसे आ गया सर, सर ये दो बार क्लोरोप्लास्ट कैसे आ गया सर, देयर माइट बी सम मिस्टेक, ठीक है सर, देयर माइट बी सम मिस्टेक। तो हम इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है, इस वाले को हटा दो, ये क्लोरोप्लास्ट को रखो, क्योंकि सर हमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट दिख रहा है। थोड़ा डायग्राम में दिक्कत होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है, आई एम लिटरली वेरी सॉरी, ओके। चलो ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट अप ओके, एक्सप्लेन व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लूइड मोज़ैक एंड लेबल इट्स की कंपोनेंट्स। तो सर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ैक क्यों बोला, क्योंकि सर उसमें एक फ्लूइडिटी है। सर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज नॉट स्टैटिक, मॉलिक्यूल्स मूव लैटरली, मतलब वो मॉलिक्यूल्स आपके मूवमेंट कर रहे हैं। हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, हमें बस डायग्राम देखना है, ठीक है सर। मोज़ैक प्रोटीन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर लाइक टाइल्स इन अ मोज़ैक। कंपोनेंट्स, ठीक है सर, कंपोनेंट्स भी है और सर आपके साथ प्रोटीन्स भी है। एक बार सर डायग्राम देख ले, अरे बाप रे सर इतना ज्यादा मुश्किल डायग्राम कैसे करेंगे सर, इतना ज्यादा मुश्किल डायग्राम। ये सर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, यू विल स्टडी दिस इन योर क्लास 11th। मैं बस आपको दिखाने के लिए लाया था कि बायो कितना डीप में हमें पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना, क्योंकि ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा मुश्किल आया है। ये डायग्राम 9th में नहीं आएगा सर, ये डायग्राम कब आएगा, ये क्लास 11th में आएगा। सो जस्ट टू गिव यू अ रियलिटी चेक कि बायो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आई ब्रॉट दिस। तो सर ये वाला डायग्राम एक बार देख लेना, पढ़ लेना सर, इसमें क्या क्या है। बेसिकली सर ये आपकी क्या है सर, व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस, ये क्या है सर, ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल डायग्राम है जो सर आपके 11वीं कक्षा में आएगा, ठीक है सर। सो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सर ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो सर आपके सामने चीजें हैं सर, फ्लूइडिटी है सर, मोज़ैक है सर, कंपोनेंट्स है और सर आपके प्रोटीन्स है। सर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, फॉस्फोलिपिड्स हैव हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। प्रोटीन एज अ चैनल और पंप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपका जो बेसिकली आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो प्लीज रेफर एनसीईआरटी फॉर दिस, ठीक है।
प्लीज रेफर एनसीईआरटी फॉर दिस, जस्ट वांट टू गिव यू अ रियलिटी चेक ऑफ योर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है सर, क्लियर है? एक बार इसको हम पढ़ लेंगे। कब पढ़ेंगे सर? आपका आउटर फेस है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, पेरिफेरल प्रोटीन है सर, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है सर, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है सर, ट्रांस मेम्ब्रेन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ये सब अभी नहीं आएगा, 11th 12th में आएगा, लेकिन एक बार 9th में सेल मेम्ब्रेन जो कंटेंट है सर वो ठीक है, लेकिन फॉर द इमेज प्लीज रेफर एनसीईआरटी। ठीक है, प्लीज रेफर आपका एनसीईआरटी, और कुछ एडवांस स्टूडेंट्स अगर क्लास में बैठे आप इस इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अप लास्ट इमेज, आई थिंक यस सर, लास्ट इमेज। ओके, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड लेबल द न्यूक्लियोइड। ठीक है सर, न्यूक्लियोइड अनलाइक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सर प्रोकैरियोटिक लैक कर रहा है किसको सर? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। किसके पास सर? आपके प्रोकैरियोटिक के पास आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंसेंट्रेटेड इन एन इररेगुलर अनडिफाइंड रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो सर उनका जो डीएनए है वो कहां पे सर? आपके न्यूक्लियोइड में। एक बार मैं लिख देता हूं, आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, आपका जो अरे यार मैंने फिर से सी लिख दिया। ठीक है सर, प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है सर, आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सर वो क्या लैक कर रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल आपका सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक कर रहा है। ठीक है सर, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक कर रहा है, और इसका जो भी डीएनए है वो कहा है सर? आपका न्यूक्लियोइड में। कहा है सर? आपका न्यूक्लियोइड में। ठीक है सर, डीएनए कहां पे सर? आपका न्यूक्लियोइड में। राइबोसोम्स स्मॉलर, ठीक है, देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बट एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो सर राइबोसोम्स स्मॉलर है सर, स्मॉलर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन यूकैरियोटिक सर स्मॉलर है, यूकैरियोटिक सेल से स्मॉलर है, लेकिन एसेंशियल है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है सर? आपके बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, फ्लैगिला एंड पिली हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर मूवमेंट एंड अटैचमेंट टू सरफेस। तो सर ये तीनों चीजें कि सर आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा था। ठीक है, तो सर आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो डीएनए है वो कहां पे सर? आपके न्यूक्लियोइड में। कहां पे सर? आपके न्यूक्लियोइड में। दूसरा पॉइंट क्या पड़ा सर? राइबोसोम्स सर स्मॉलर है, लेकिन सर जरूरी है। क्या है सर? आपके स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, लेकिन सर एसेंशियल है। तीसरा क्या सर? आपका पिली हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है सर? आपका हेयर लाइक सर बाल जैसा स्ट्रक्चर है, यूज फॉर द मूवमेंट एंड अटैचमेंट टू द सरफेस। तो सर मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है एंड अटैचमेंट टू द सरफेस। एक बार सर हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। जी हां सर, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का आपका डायग्राम आ गया। ठीक है सर, दिस इज द न्यूक्लियोइड रीजन। सर ये आपका न्यूक्लियोइड रीजन है, ये आपका न्यूक्लियोइड रीजन है। सर न्यूक्लियोइड रीजन में सर आपका ये डीएनए रहता है नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। किसमें सर? आपके नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। सर ये आपका क्रोमोसोम जो मैंने आपको बताया सर, आपका बेसिकली डीएनए। सर ये आपके इंक्लूजन्स है। सर ये आपका सेल वॉल है। ये सर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो दिख रहा है ना सर, ये आपकी सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सर इसके अलावा ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये आपका राइबोसोम है। सर ये आपका राइबोसोम है, और ये आपका सर साइटोप्लाज्म है, मतलब सर आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और सर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला था सर? पिली बोला था, है ना सर? पिली बोला था, या फिर हम सर उसको पिलस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लास अच्छी थी, मजा आया? डायग्राम समझ गए? डायग्राम्स में मुश्किल लाया जानबूझकर, क्योंकि बायो बहुत आसान नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी रेफर करोगे समझ जाओगे। डायग्राम ऐसा ही है, ज्यादा चीजें मेंशन्ड है इसलिए मुश्किल लग रही है। हमने 5 चीजों को देखा सर, न्यूक्लियोइड रीजन को देखा सर, क्रोमोसोम को देखा हमने सर, सेल वॉल को देखा हमने सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, और हमने सर साइटोप्लाज्म को देख लिया, हमने सर राइबोसोम को देख लिया। आपने 5 बोला, हमने 6 को देख लिया। बाकी सारी चीजें भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से। लेकिन सर 9th क्लास के हिसाब से लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या कहा था? स्टेयर्स चढ़ रहे हो ना, तो अभी शायद दूसरी तीसरी स्टेयर पर हो, है ना? ये सब आपको 11वीं 12वीं कक्षा में आएगा। ठीक है, क्लियर है सर? समझ गए? मजा आया? अरे सर एक और बचा है, एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द न्यूक्लियस लाइब्रेरी एंड लैब। तो सर हम कैसे ड्रॉ करेंगे सर? हम एक न्यूक्लियर एनवलप रखेंगे, हम न्यूक्लियोस रखेंगे, और हम सर क्रोमैटिन रखेंगे। सर क्रोमैटिन क्या होता है एक बार बता दो? द सेल इज रेस्टिंग, द डीएनए लुक्स लाइक
tangent ball or yarn of yarn when it's time to divide it's neatly packs into chromosomes। तो सर सिंपल सी बात है, क्रोमैटिन क्या है सर? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। क्या है सर आपका? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो सर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है सर आपका? क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियर एनवेलप एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं सर। अ डबल लेयर विथ पोर्स। सर पोर्स का मतलब चीजें जा सकती है, पोर्स का ये मतलब होता है दिस पोर्स आर लाइक सिक्योरिटी डोर्स दैट ओनली लेट स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, आउट टू द रेस्ट ऑफ द सेल, कि भाई स्पेसिफिकली कुछ चीजों को सर स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आउट टू द रेस्ट ऑफ द सेल, कि भाई कुछ ही चीजों को बाहर या अंदर आने जाने देती है, जिसको मैं क्या बोलता हूं सर? आरएनए। ठीक है सर। न्यूक्लियस अ डेंस रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस, इट्स सोल जॉब इज टू बिल्ड राइबोसोम। तो सर इसका काम क्या है? न्यूक्लियस का काम क्या है सर? आपके राइबोसोम को बिल्ड करना। सर क्या काम है सर? राइबोसोम्स को बिल्ड करना। कौन कर रहा है सर? आपका न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है सर, क्लियर है? बढ़िया सर, बढ़िया। एक बार सर डायग्राम देख लो। ये सर आपका न्यूक्लियस का आपका डायग्राम है सर, न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये सर आपके न्यूक्लियर पोर्स है सर, मतलब सर कुछ चीजें अंदर आ सकती है, कुछ चीजें बाहर जा सकती है। ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सर, बेसिकली एक आउटर कवरिंग है। ये सर आपका न्यूक्लियोलस है जो क्या कर रहा है सर? आपके राइबोसोम को बना रहा है। ये आपके ग्रैन्यूल्स है, ये आपके कैरियोप्लाज्म है, ये आपके यूरोमैटिन है। ठीक है, यूक्रोमैटिन है, और ये सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसमें से भी हमें 4-5 चीजों पे ध्यान देना है सर। आपके न्यूक्लियर पोर्स पे ध्यान दे दो, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ध्यान दे दो, न्यूक्लियोस पे ध्यान दे दो, 3 चीजों पे ध्यान दे दो, डायग्राम सुंदर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हो गया सर? बिल्कुल हो गया। क्या क्लास हो गई? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लास हो गई। क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। इसी के साथ साथ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स देखने हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। एंड अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ टॉप कोर्सेज सर, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, ये सब आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।